आज हम लोग हड़प्पा के पतन के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा एक सभ्यता थी, एक संस्कृति थी। सभ्यता और संस्कृति का पतन नहीं हो सकता, बस हड़प्पा के नगरों का पतन हुआ। हड़प्पा की जो संस्कृति थी वह आज भी हमारी संस्कृति के आधार स्तंभ बने हुए हैं। केवल नगर वीरान हुए और वहाँ फिर से ग्रामीण बस्तियाँ मिली। हड़प्पा के तमाम जो अवशेष हैं वो जो हमारे मिथक में, हमारे धार्मिक कर्मकांडों में, हमारे विश्वासों में, तमाम चीज़ों में आज भी मौजूद है। इसलिए हड़प्पा का पतन कहना गलत होगा, सिंधु घाटी के सभ्यता का पतन कहना गलत होगा। केवल हड़प्पा के जो नगर थे वो वीरान हो गए, अब फिर से वहाँ ग्रामीण बस्तियाँ आ गई। लेकिन इसके कारणों की पड़ताल करनी होगी कि वास्तव में हड़प्पा के नगर वीरान क्यों हुए। वास्तव में हड़प्पा का उदय ही एक संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। आखिर अचानक ग्रामीण बस्तियों के बीच नगर कहाँ से आ गए, और ये लगभग 750 सालों तक बड़े व्यापक ढंग से फलते फूलते रहे। फिर अचानक से ये नगर वीरान गायब हो गए। इस कारण से इतिहासकारों के बीच यह हमेशा से कौतूहल का विषय रहा है कि हड़प्पा के नगर वीरान क्यों हुए। वैसे इतिहासकार इस पर काफ़ी शोध और खोजें हो रही हैं कि हड़प्पा के नगर बाद के कई सौ सालों तक फिर से नगरीकरण नहीं देखते हैं। लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास फिर से नगर द्वितीय नगरीकरण के रूप में विभिन्न जगहों पर जनपदों में उभर कर सामने आ रहे हैं। लेकिन यह लगभग 1000 साल का यह जो शून्य था वह क्यों पैदा हुआ। कई इतिहासकार इस पर अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। वैसे सवाल इससे कई पूछे जाते हैं कि हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के कारण से वीरान हुआ, हड़प्पा का कौन सा स्थल बाढ़ के कारण वीरान हो सकता है, हड़प्पा का कौन सा स्थल औद्योगिक उत्पादनों के कमियों का कारण बना। ऐसे कई कारण हैं। हड़प्पा के कौन से स्थल से हम पाते हैं कि समुंदर का खिसक जाने का और वहाँ वीरान होने का प्रमाण मिलता है। ऐसे कई सवाल हैं। वैसे हम इस पर केवल एक अनुमान ही लगा सकते हैं। इसका पुख्ता प्रमाण हमें तब तक नहीं मिल सकता जब तक हम इसकी व्यापक खुदाई और इसकी लिपियों को न पढ़ सकें। वैसे अनुमान के अनुसार जो कई इतिहासकार हैं जिन्होंने हड़प्पा के पतन के कारणों, नगरों के वीरान होने के कारणों को बताते हैं, उसमें आर.एल. रेक्स साहब जी का कहना है कि सिंधु नदी में बाढ़ आई और बाढ़ के पानी से हड़प्पा के जो नगर थे, जो सिंधु नदी के किनारे थे, वो डूब गए और धीरे धीरे ये वीरान हो गए। यहाँ के लोग दूसरी जगहों पर जाकर बस गए, नगर खाली हो गए और इस सिंधु नदी के बाढ़ के कारण हड़प्पा के नगर वीरान हुए। आर.एल. रेक्स साहब का मानना था। लेकिन उनको यह नहीं समझ में आया कि किसी भी नदी को हम रोक नहीं सकते। भूमि उत्थान हुआ और नदी रुक गई तो पानी जमा हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। नदी अपना रास्ता फिर नया रास्ता खोज लेगी। और दूसरी बात कि हड़प्पा के नगर, मोहनजोदड़ो के लोग फिर कहीं दूसरी जगह गए तो वहाँ फिर से अपना नगर बना सकते थे, फिर से नगरों को बसा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं नजर आता है। इसलिए आर.एल. रेक्स साहब का यह मानना संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। उसकी जगह पर दूसरे जो हैं वो कहते हैं, इसमें टी.एच. लैम्ब्रिक साहब, टी.एच. लैम्ब्रिक भी खुदाइयों के अनुसंधानों से यह कहते हैं कि वास्तव में सिंधु नदी अपना रास्ता तेजी से बदलती थी और इस रास्ते बदलने के कारण जो सिंधु नदी मोहनजोदड़ो के बगल से गुजरती थी वह अचानक से
वो 30 किलोमीटर दूर रास्ता बदल कर चली गई। मोहनजोदड़ो और सिंधु नदी के किनारे की बस्तियां जो थी वो पानी के अभाव में आ गई और यहाँ के लोग इन नगरों को छोड़कर चले गए। तो इस आधार भी यह भी अधूरा सा लगता है कि अगर ये नई जगह पे गए वहाँ भी ये नगर बसा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी बात ये कि केवल सिंधु नदी के आसपास हड़प्पा के नगर नहीं थे, और भी कई घग्गर के किनारे थे, लोथल और दूसरे जो स्थल हैं वो दूसरी नदियों के किनारे थे। तो इस प्रकार हम नहीं कह सकते कि यह लैम्ब्रिक साहब ये इनका कहना सही होगा, लेकिन लैम्ब्रिक साहब का यह मानना अधूरा सा है। फिर इस पर और भी कई कोशिशें हुई कि हड़प्पा के जो स्थल हैं वो जहां आज हम देख रहे हैं कि मरुस्थल ही मरुस्थल है, हो सकता है पहले इस जगह पे कई ऐसी नदियां और मानसून होते होंगे, बारिश होती होगी, नमी बनी होती होगी, लेकिन भूमि उत्थान के कारण पंजाब और उसके आसपास, हरियाणा के आसपास अचानक से भूमि उत्थान होता है और सिंधु की सहायक नदियां घग्गर, जिसे हम सरस्वती नदी भी मानते हैं, वह घग्गर सूख गई और जो सतलज नदी जो पहले सिंधु की सहायक नदी थी वह सतलज अब दूर खिसक गई। ऐसे में यह जो क्षेत्र था वह इसमें नमी की कमी होगी। यहाँ पर जो थी कि पानी की कमी इस क्षेत्र में व्यापक रूप से हुआ और हड़प्पा के बहुत से स्थल वीरान हो गए। यह भी कहना अधूरा सा है, क्योंकि इस पर डीपी अग्रवाल और सूद साहब ने काफ़ी कोशिशें की, काफ़ी रिसर्च किया, लेकिन यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि यह घग्गर या सरस्वती नदी कब सूखी या इसके कारणों का काल क्या था, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। इस आधार पर इनका कहना भी कुछ अधूरा सा है। लेकिन इसके बाद जो फेयर सर्विस साहब आते हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ अध्ययन, जनगणना और तमाम चीज़ों के आधार पर ये एक अनुमान लगाते हैं कि वास्तव में हड़प्पा के नगरों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा था। नगर बढ़ रहे थे, जनसंख्या, आबादी बढ़ रही थी, उनकी आवश्यकताएं बढ़ रही थी और पारिस्थितिक तंत्र जो था, आसपास का जो भौगोलिक कृषि जन्य उत्पाद थे वो कम पड़ रहे थे। ग्रामीण बस्तियां अपने उत्पाद का बहुत सा भाग अपने ही खपत में लगा रही थी। नगरों को खाद्यान्न और अन्य चीज़ों का संकट उत्पन्न हो रहा था। इसलिए ये व्यापारी जो उत्पादन कार्य में लगे थे, इनका कृषि के क्षेत्र में आना और कृषि जन्य जो थे व्यवस्थाओं को लागू करना इनकी मजबूरी हो गई और व्यापारिक मंडियां और व्यापारिक उत्पादन इससे कम हुए, और जिसके कारण हड़प्पा का ग्रामीण व्यवस्थाओं में पुनः परिवर्तन हो गया। यह एक कारण हो सकता है, लेकिन अभी और से अनुसंधान बाकी हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि मार्टिन व्हीलर साहब सबसे पहले इस पतन का कारण बता चुके हैं कि यह आर्यों के आक्रमण के कारण भी हड़प्पा का पतन संभव है। लेकिन आर्यों का आक्रमण संभव नहीं दिखता, क्योंकि आर्यों के आगमन 1500 ईसा पूर्व में, जबकि हड़प्पा के नगरों का वीरान होने का काल 1750 ईसा पूर्व है। बीच में 250 सालों का अंतर है। तो इस पे कहीं संदेह नहीं है कि यह 250 सालों में आर्य जब आए ही नहीं थे तो ये कैसे उनके कारण इनका वीरान हो जाएंगे। वैसे ऋग्वेद में और कई ऐसे वैदिक ग्रंथों में हड़ुपिया का वर्णन है और वणिक वर्ग के प्रति नकारात्मक सोच है, और पुरंदर जिसे इंद्र के रूप में जानते हैं उनका भी किला तोड़ने वाले के रूप में है। इससे लगता है कि शायद हो सकता है कि इनको हड़प्पा के नगरों के बारे में पता हो और ये उत्तरी हड़प्पा स्थलों पर इनके छिटपुट आक्रमण हुए हों। लेकिन यह कहना गलत होगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो में मिले 42 नरकंकाल
के आक्रमण का कारण मानते हुए मार्टिन मिलर साहब ने ऐसा कहा था, लेकिन अनुसंधानों से जब पता चला कि ये 42 नर कंकाल किसी आक्रमण के कारण नहीं, ये वास्तव में एक बीमारियों के कारण, महामारी के कारण, कई ऐसी महामारी के कारण इनका ये अचानक से ये मरने लगे होंगे। और इनकी हड्डियों के अनुसंधान से पता चला है कि इसमें रक्त की कमी थी, ये रक्त अल्पता के शिकार थे और ये बीमार थे। इस कारण से मोहनजोदड़ो के नरकंकालों पर हम यह हड़प्पा के आक्रमण का कोई कारण नहीं बांध सकते। इसलिए यह भी कि यह आर्यों के आक्रमण के कारण इनका पतन हुआ, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर यहाँ दूसरा एक कारण होता है कि हड़प्पा के लोग अपने बस्तियों या नगरों को किलेबंद क्यों करते थे। जब ऐसा था तो किलेबंदी की जरूरत क्या थी? इसका मतलब है कि हड़प्पा के नगरों के लोगों को भय था, किसी न किसी चीज़ों का भय था। हो सकता है ये दूसरे कबीलाई समुदायों का भय था, या फिर दूसरे जनजातियों का भय था, जानवरों का भय था, या लुटेरों का। ऐसे कई कारण हो सकते हैं किलेबंदी का। लेकिन इस किलेबंदी के कारणों के से यह स्पष्ट हो लगता है कि इनको ग्रामीण बस्तियों और दूसरे ऐसे समुदायों से भय था जो इस हड़प्पा के नगरों के जो कॉरपोरेट घराने थे, जो अभिजात वर्ग था, जिस पर इस पूरे उत्पादन प्रणाली, व्यापारिक गतिविधियां और तमाम आर्थिक क्रियाकलापों पर इनकी सीधी पकड़ थी और ये प्रशासक की भूमिका में थे। ये एक तरह से कहा जाए तो ये पूंजीवाद और उसके समर्थक थे, जो एक शोषण आधारित व्यवस्था पर लागू, वर्ग आधारित व्यवस्था थी। दुर्ग टीला, नगर टीला, इससे साफ लगता है कि यहाँ दो समुदाय, दो वर्गों में बटे थे, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग। उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों का शोषण कर रहे थे। यह प्रतिस्पर्धा का माहौल था। लेकिन यह वर्ग भेद इस पतन के कारणों का एक महत्वपूर्ण हो सकता है। वास्तव में निम्न वर्ग और ग्रामीण समुदायों के शोषण पर आधारित यह व्यवस्था को खत्म होना ही था, क्योंकि यह ग्रामीण समुदाय अपने परंपरागत सामुदायिक सांस्कृतिक जीवन शैली को अपनाना चाहते थे, जो शोषण रहित था, सामुदायिक जीवन था। वो इसके कारण आक्रामक रूप से इन हड़प्पा के नगरों को ग्रामीण रूप से ग्रामीणीकृत कर दिया। ये हड़प्पा के नगरों के उन व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया जो शोषण आधारित था, और फिर से इस हड़प्पा के नगरों का जो व्यापारिक या वाणिज्यिक व्यवस्था था उसको इन्होंने समाप्त कर फिर से ग्रामीण सामुदायिक जीवन की शुरुआत की और हड़प्पा के नगर वीरान हो गए। ऐसे कई कारण माने जा सकते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नहीं, यह वर्ग संघर्ष हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये सारी व्यवस्था एक सूत्रबद्ध थी और सब एक वणिक व्यवस्था के तहत थे। इसमें मुद्रा कहीं नहीं है, सब विनिमय पर, व्यापारिक विनिमय पर आधारित था। इस कारण से यहाँ शोषण का कारण नहीं हो सकता है। सभी आपसी रजामंदी से सब था, इस कारण से यह संघर्ष संभव नहीं है। इस पर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पा के नगर का जो व्यापारिक उत्पादन था, जो शुरू से लेके अंत तक उसमें एक रूपता दिखती है। मतलब जो हंसुआ, जो मृदभाण, जो इसके कांसे के वस्तु या तांबे के वस्तु या प्रस्तर वस्तुएं मिल रही हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। शुरू में जैसे थे, बाद के कालों में भी वैसे ही दिख रहे हैं। इससे साफ लगता है कि इसमें जो अभिजात कुलीन कॉरपोरेट वर्ग था, वह इसके उत्पादन और निर्माण और तमाम चीज़ों पर कड़ी नज़र रखते थे कि इसमें कोई प्रयोगधर्मिता नहीं आए। इस प्रयोगधर्मिता के अभाव के कारण इनकी वस्तुओं की मांग ग्रामीण समुदाय और मेसोपोटामिया सुमेरु सभ्यता में घटती चली गई, और इसकी मांग घटने से ये आर्थिक रूप से कमज़ोर होते चले गए, और जिससे ये नगर वीरान हो गए। ये एक कारण हो सकता है, प्रयोगधर्मिता का अभाव। लेकिन इतिहासकार जब हम पढ़ते हैं कि द्वितीय नगरीकरण जो 600 ईसा पूर्व के आसपास शुरू होता है,
और नगरों का फिर से एक नज़र आना शुरू होता है, उसके कारणों की पड़ताल जब शुरू होती है और एक राजतंत्रीय व्यवस्था, एक शासन तंत्र का हम जब नज़र डालते हैं, तो यह साफ लगता है कि हड़प्पा का यो अभिजात कुलीन वर्ग, ये व्यापारिक वर्ग, उत्पादन और वितरण तमाम चीज़ों पर नियंत्रण तो था, लेकिन इसके पास एक टैक्सेशन व्यवस्था, एक सेना आधारित शासन तंत्र का भाव था, जो पूरी व्यवस्थाओं पर नज़र रख सके, अधिशेष का अधिग्रहण कर सके और एक कानून व्यवस्था के तहत शासन तंत्र का निर्माण कर सके। एक तंत्रीय शासन तंत्र के अभाव के कारण यह व्यवस्था आगे नहीं बढ़ पाई, एक शासन राजकीय व्यवस्था का निर्माण नहीं कर पाई, जिस कारण से ये हड़प्पा के नगर अराजक स्थिति में पहुंच गए और यह हड़प्पा के जितने भी महत्वपूर्ण नगर थे वो धीरे धीरे ग्रामीण अवस्थाओं में परिवर्तित हो गए और हड़प्पा का पूरा नगर वीरान हो गया। लेकिन ये सब मूल्यांकनों के बाद एक बात और समझ में नहीं आती कि वास्तव में इन सबों के बाद भी यह 1000 साल फिर से क्यों अंधकार युग हो गया, क्यों वैदिक युग में कोई नगर नजर नहीं आते हैं। वास्तव में सभ्यता और संस्कृति सब साथ साथ चलती है, दोनों के बीच एक समन्वय स्थापित होना चाहिए। सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता वो है जो हमें दिखती है, जो हमें हमारे भौतिक संसाधन और तमाम चीज़ों के उपभोग के तमाम व्यवस्थाओं का निर्माण करती है, ये सभ्यता का ये स्वरूप है। लेकिन संस्कृति जो गौण रूप से जो दिखती नहीं है, हमारी परंपराओं में, हमारे मिथकों में, हमारी मान्यताओं में, हमारे अनुभूतियों में, हमारी भावनाओं में, ये सब सांस्कृतिक रूप से चलती है। ये दोनों के बीच एक समन्वय स्थापित होता है। सभ्यता और संस्कृति समन्वयित ढंग से किसी भी व्यवस्था को आगे बढ़ाती है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति सदियों से दोनों के बीच एक समन्वय स्थापित है। इस कारण से यह भारत की जो सांस्कृतिक व्यवस्था है वह कायम है। लेकिन वर्तमान में सभ्यता, जो पश्चिमीकृत सभ्यता को अपनाकर हम जो अपनी भौतिक सोच, भौतिक व्यवस्थाओं और तमाम चीज़ों को एक तरह से विकसित मान रहे हैं, दूसरी तरफ सांस्कृतिक हमारी जो मान्यताएं हैं, सांस्कृतिक जो चेतनाएं हैं वह पिछड़ रही हैं। उनके बीच एक समन्वय स्थापित नहीं होने के कारण ये सभ्यता और संस्कृति के टकराव से आज वर्तमान का समाज जो विद्रूपता का शिकार हो गया है। सभ्यता हमें आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहा है, उत्तर आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर हमारी सांस्कृतिक मूल्य जो हैं वो यह हमारी मान्यताओं को स्थापित कर नैतिक मूल्य, मानव मूल्य और तमाम चीज़ों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। यह मानव मूल्य, नैतिक मूल्य और सामाजिक मूल्यों की सांस्कृतिक चेतना सभ्यतागत विद्रूपता के कारण एक टकराव की स्थिति आ गई है और हमारी आज वर्तमान व्यवस्था इसी कारण से विद्रूप हो रही है। मैं यह नहीं कहता कि यही कारण होगा शायद हड़प्पा के पतन का भी। सभ्यतागत और सांस्कृतिक टकराव से किसी भी सभ्यता का, किसी भी संस्कृति का, किसी भी व्यवस्था का, मानव के अस्तित्व का संकट का कारण बन सकता है। हम हड़प्पा के पतन को गंभीरता से सोचें और आज के संदर्भ में इसे मूल्यांकित करें, क्योंकि इतिहास केवल जानने, पढ़ने और समझने का नहीं, वर्तमान के साथ समीक्षात्मक संबंध स्थापित कर भविष्य के उन